बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, मैं सैयद मोहम्मद सिद्दीक अहमद आज क्लास फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री सिंध बोर्ड की नई बुक चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक स्टिशियोमेट्री को कंटिन्यू कर रहा हूँ। कल हमने इस टॉपिक को स्टार्ट किया था कि स्टिशियोमेट्री क्या चीज़ है और क्यों ये इतने नाम से मुश्किल है और क्यों ये काम से इतना आसान है। स्टिशियोमेट्री के बारे में हमने ये बात पढ़ी थी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, मिकदारी ताल्लुक, जिसमें रिएक्टेंट खर्च होता है, इस्तेमाल होता है, शहीद होता है और प्रोडक्ट फॉर्म होता है, प्रोडक्ट बनता है। तो कितना रिएक्टेंट खर्च हुआ कितना प्रोडक्ट बनाने में, या कितना प्रोडक्ट बना कितना रिएक्टेंट खर्च कितना खर्च हुआ, इन रिएक्टेंट प्रोडक्ट के दरमियान मिकदारी ताल्लुक, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, इसको बोलते हैं स्टिशियोमेट्री, जिससे रिलेटेड हमने कल एक न्यूमेरिकल किया था। बिस्मिल्लाह करके आज भी करते हैं, समझ में आ जाएगी बात। तो प्यारे बच्चों, पूरे लेक्चर में मेरी आवाज को सुनना और इस मेरे राइट पॉइंटर को देखना, तो मैं इंशाल्लाह पूरा लेक्चर समझ में आ जाएगा। तो स्टिशियोमेट्री के न्यूमेरिकल सैंपल प्रॉब्लम्स, क्वेश्चन नंबर 3 नोट्स का एक सवाल तुम्हारे सामने लिखा हुआ है। तो जिस न्यूमेरिकल में केमिकल रिएक्शन मौजूद हो और वहां पे लिमिटिंग रिएक्टेंट या इसके अलावा इन जैसे किसी लफ्ज का जिक्र ना हो, तो मैं समझ जाऊंगा न्यूमेरिकल स्टिशियोमेट्री से आया। ठीक है सर। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए दो स्टेप करेंगे। पहले स्टेप का नाम डेटा, और स्टिशियोमेट्री के न्यूमेरिकल में डेटा बनाने के लिए इक्वेशन को कॉपी पेस्ट कर देते हैं। कर दिया सर। अब देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं क्लोरीन इज प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन की जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तब बड़े पैमाने पे क्लोरीन प्रोड्यूस होता है, क्लोरीन गैस हासिल होती है। सही है। अब हमें क्या करना है इससे। कह रहे हैं कैलकुलेट द मास ऑफ NaCl। NaCl का मास कैलकुलेट करना है। डन। ठीक है सर, हो जाएगा, कोई मसले वाली बात नहीं। रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 142 ग्राम ऑफ क्लोरीन। हाँ, और क्लोरीन की का मास कितना दिया हुआ है? 142 ग्राम। ठीक है सर, आइए देखते हैं। क्लोरीन इसका मास 142 ग्राम दिया हुआ है और NaCl का मास पूछा है। पूछा है इसलिए क्वेश्चन मार्क लगा दिया, और मास पूछा है इसलिए मास का स्टैंडर्ड यूनिट केमिस्ट्री में ग्राम होता है वो लगा दिया। ठीक है सर। बाकी वाटर है, हाइड्रोजन है, कॉस्टिक सोडा है। सवाल ने इसके बारे में ना कुछ पूछा ना इसके बारे में कुछ बताया, कोई तस्करा ही नहीं किया, मैं भी नहीं करूंगा। अब देखो सवाल डिमांड क्या कर रहा है। सवाल कह रहा है 142 ग्राम क्लोरीन बनाने में सोडियम क्लोराइड कितना इस्तेमाल हुआ है। मैंने कहा ठीक है, तो सवाल की बात है, तो सवाल का डिमांड है। मैं एक काम करता हूँ, देख लेता हूँ कि असल में बैलेंस केमिकल रिएक्शन के मुताबिक, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक कितना क्लोरीन बनना है कितने सोडियम क्लोराइड से। ठीक है, आइए देख लेते हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या कहती है कि सोडियम क्लोराइड की कितनी मिकदार इस्तेमाल हो रही है क्लोरीन गैस को बनाने में। आइए चेक कर लेते हैं। सोडियम का एटॉमिक मास 23 प्लस क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5। 2 मोल है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया 117 ग्राम। ठीक है। और क्लोरीन गैस कितनी बन रही है? Cl का एटॉमिक मास 35.5, कुल Cl 2 है, मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा 71 ग्राम। ठीक है सर। तो हकीकत में केमिकल रिएक्शन के मुताबिक 71 ग्राम क्लोरीन बन रही है 117 ग्राम सोडियम क्लोराइड से। अब सवाल कह रहा है कि अगर हम चाहें कि 142 ग्राम क्लोरीन बनाना चाहें, तो बताओ सोडियम क्लोराइड कितना इस्तेमाल होगा। समझे? वो तो हम कैलकुलेट करेंगे, जाहिर सी बात है, लेकिन अकल क्या कहती है कि 71 ग्राम क्लोरीन 117 ग्राम सोडियम क्लोराइड से मिल रहा है। तो 142 ग्राम क्लोरीन, जाहिर सी बात है, ज्यादा सोडियम क्लोराइड से मिलेगा। मतलब 71 ग्राम क्लोरीन बनाने के लिए अगर सोडियम क्लोराइड 117 ग्राम चाहिए, तो 142 ग्राम क्लोरीन बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड की मिकदार और बढ़ जाएगी, 117 से ज्यादा हो जाएगी। तो हमें ये पता है हमारा आंसर 117 से ज्यादा आने वाला है। ठीक है सर। अब बताओ वर्डिंग्स में क्या लिखूं। सर बड़ी आसान सी बात है कि असल में इक्वेशन के मुताबिक पहले काम करते हैं। जो इक्वेशन कहती है, इक्वेशन क्या कह रही है? According to balanced chemical equation, 71 gram of chlorine is produced by 117 ग्राम ऑफ NaCl। अच्छा, एक चीज याद रखना बच्चों तुम्हारी आसानी के लिए, जो चीज हमें रिक्वायर्ड होती है ना, वो इज इक्वल टू के राइट साइड पे आती है। दोबारा सुनो, दोबारा मेरे राइट पॉइंटर को देखो, मेरी आवाज सुनते रहो। जो चीज हमें रिक्वायर्ड होती है वो हमेशा इज इक्वल टू के राइट साइड पे आती है। ठीक है। इस सवाल में NaCl रिक्वायर्ड है, तो देखो NaCl राइट साइड पे आ गया। बाकी जिसकी मदद से निकालना है वो लेफ्ट साइड पे आएगा। और दूसरी बात, पहले काम करना है बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक कि हकीकत में असल में क्या हो रहा है, फिर सवाल की डिमांड पूरी करनी है। तो हकीकत में क्या हो रहा है भाई, ये तो मुझे जानता हूँ कि सोडियम क्लोराइड रिक्वायर्ड है, वो इक्वल टू के राइट साइड पे आएगा। बाकी जो क्लोरीन बच गया वो उल्टे हाथ पे आएगा। तो क्लोरीन क्योंकि प्रोड्यूस हो रहा है, कितना प्रोड्यूस हो रहा है? 71 ग्राम क्लोरीन प्रोड्यूस हो रहा है। कितने सोडियम क्लोराइड से? 117 ग्राम सोडियम क्लोराइड से। ठीक है सर। अब लगाएंगे वही रिलेशनशिप। ये 71 इस ग्राम से मल्टीप्लाई होता हुआ दिख रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई, तो वहां जाके 117 से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा। ठीक है सर, आइए देखते हैं।
इस तरह से हो जाएगा डन सर, ठीक है। अब सवाल ने क्लोरीन की मिकदार कितनी बोली है कि अगर 142 ग्राम क्लोरीन बनाना चाहें तो बताइए सोडियम क्लोराइड कितना इस्तेमाल होगा। मल्टीप्लाई कर दें सर इसको, जैसे पहले करते आ रहे हैं। कितना इस्तेमाल हो रहा है? 232.88। हाँ, तो अब मेरी बात सुनना बच्चों। आ, हमने पहले डिसाइड कर लिया था कि क्लोरीन जो है 117 ग्राम, सॉरी, सोडियम क्लोराइड 117 ग्राम इस्तेमाल हो रहा था 171 ग्राम क्लोरीन बनाने में, ठीक है। जब उन्होंने क्लोरीन की मिकदार बढ़ा दी, 142 कर दी, तो हमने पहले डिसाइड कर लिया था सोडियम क्लोराइड की मिकदार ज्यादा आएगी, जो कि ज्यादा आ गई, 117 से बहुत ज्यादा है, ठीक है। उम्मीद है बात तुमको समझ में आई होगी बच्ची, इंशाल्लाह। तो मेरी समझ में आया। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एक और एग्जाम्पल। पास पेपर का एक क्वेश्चन है, यानी जो पुरानी बुक थी, अब तो इस बार सिंध बोर्ड में नई बुक आ गई है, तो जाहिर है अब तक तो कोई पास पेपर बना नहीं, इस साल इस बुक से पहला पेपर बनेगा। पुरानी बुक में 2007 का एक सवाल है, इसको सॉल्व करते हैं। जिस न्यूमेरिकल में केमिकल रिएक्शन मौजूद होगा और लिमिटिंग रिएक्टेंट वगैरह किसी चीज का जिक्र नहीं होगा, मैं समझ जाऊंगा न्यूमेरिकल स्टीशियोमेट्री से। सॉल्व करने के लिए दो स्टेप करूंगा। पहले स्टेप का नाम डेटा, ठीक है सर। डेटा बना लेंगे। डेटा में जो है इक्वेशन को कॉपी पेस्ट करेंगे, सवाल ने जो पूछा बताया वो सारा काम जैसे पहले किया था। तो ये न्यूमेरिकल तुम खुद से कर लेना बच्चों, ठीक है। और नोट्स में क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 14 पास पेपर का, ये तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है, नोट से। ये तो हो गया सर। आइए देखते हैं कुछ और चीजें। तो एक लफ्ज है अमाउंट, उर्दू में इसको मिकदार बोलते हैं, ठीक है सर। केमिस्ट्री में ना अमाउंट का लफ्ज तीन चीजों के लिए इस्तेमाल होता है, मोल के लिए, मास के लिए और वॉल्यूम के लिए। सही है सर। मतलब अमाउंट का मतलब मिकदार, और केमिस्ट्री में मिकदार जो है ना, तीन चीजों के लिए इस्तेमाल करेंगे मिकदार का लफ्ज। मोल के लिए कर सकते हैं, मास के लिए कर सकते हैं, वॉल्यूम के लिए कर सकते हैं। यानी कभी कोई हमें बोले ना, कभी आपको अमाउंट कैलकुलेट करनी है, तो इसका मतलब मोल भी कैलकुलेट करने बोल सकता है वो, मास भी कैलकुलेट करने बोल सकता है वो, वॉल्यूम भी कैलकुलेट करने बोल सकता है वो। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो मोल का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन एटॉमिक और फॉर्मूला मास। इसी चैप्टर के स्टार्ट में क्लास 9 से हम पढ़ते आ रहे हैं कि मोल का फॉर्मूला क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म में मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक और फॉर्मूला मास। अगर एटम की बात होगी तो नीचे एटॉमिक मास आ जाएगा, मॉलिक्यूल या कंपाउंड की बात होगी तो नीचे फॉर्मूला मास आ जाएगा, ठीक है सर। क्या मैं इसी फॉर्मूले से, जो मोल का फॉर्मूला है, मास का फॉर्मूला निकाल सकता हूँ? हाँ सर निकाल सकते हैं। मास का फॉर्मूला ऐसे निकल जाएगा, मास इज इक्वल टू एटॉमिक और फॉर्मूला मास यहाँ डिवाइड हो रहा था, वहां जाके मोल से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है सर। एक फॉर्मूला याद करवाया था, याद करो, चैप्टर नंबर 1 के स्टार्ट में एक टॉपिक पढ़ा था मोलर वॉल्यूम का, कि एक मोल गैस एसटीपी पे जितनी जगह घेरती है, जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, वो वॉल्यूम कहलाता है मोलर वॉल्यूम। और उसकी मिकदार क्या होती है? 22.41। और फॉर्मूला ऐसे बन गया था उसका, वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय 22.41। ये है मोलर वॉल्यूम का फॉर्मूला, कि एक मोल कोई भी गैस एसटीपी पे जितनी जगह घेरती है, जितना वॉल्यूम अख्तियार करती है, वो कहलाता है उसका मोलर वॉल्यूम, ठीक है सर। तो तुम तीनों फॉर्मूले में देखो, मोल का फॉर्मूला है, मोल से मैंने मास का फॉर्मूला निकाला, मोलर वॉल्यूम का फॉर्मूला, तीनों फॉर्मूले में एक चीज कॉमन है, वो क्या है? मोल। हाँ तो प्यारे बच्चों, मैंने थोड़ी देर पहले तुमको अभी बात बताई थी कि अमाउंट का लफ्ज केमिस्ट्री में तीन चीजों के लिए इस्तेमाल होता है, मोल के लिए, मास के लिए और वॉल्यूम के लिए। तीनों के फॉर्मूले तुम्हारे सामने लिख दिए, लेकिन तीनों फॉर्मूले ऐसे हैं जिसमें मोल कॉमन है। यानी मोल जो है ना, मोल जब चैप्टर 1 पढ़ाते हैं ना क्लास 9 को भी, फर्स्ट ईयर को भी, वहां एक बात बताई जाती है कि मोल एक ऐसा लफ्ज है, एक ऐसी टर्म है जिसको तुम समझ लो ना, तो तुम्हें मिकदार के बारे में, अमाउंट के बारे में पता चल जाएगा, कितना रिएक्टेंट की मिकदार है, कितने प्रोडक्ट की मिकदार है। क्योंकि तुम मोल से मास भी निकाल सकते हो और मोल से वॉल्यूम भी निकाल सकते हो। देखो ना, मोल के फॉर्मूले से मैंने मास का फॉर्मूला निकाला, और मैं चाहूं तो यहीं पे एक मोल का फॉर्मूला और बना सकता हूँ। तो मोल बुनियाद है, बेसिक्स है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि केमिस्ट्री में अमाउंट के लिए तीन चीजों को इस्तेमाल करते हैं, मोल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मास को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वॉल्यूम को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इन तीनों में भी जो बुनियाद है ना, जो बेसिक चीज है, वो है मोल। ये मोल मोल कहलाता है। तो जब कोई तुमको अमाउंट निकालने बोले ना, तो परेशान मत होना कि पता नहीं यार ये अमाउंट की शक्ल में मोल निकालने बोल रहा है, मास निकालने बोल रहा है, या वॉल्यूम निकालने बोल रहा है। तुम सिंपल काम करना भाई, अमाउंट मालूम करने बोले ना, मैं मोल मालूम कर देता हूँ बस। जब मोल मालूम हो जाएगा तो मोल की मदद से मास भी मालूम हो सकता है, और इसी मोल की मदद से वॉल्यूम भी मालूम हो सकता है। समझ आई मेरी बात? फॉर्मूले को देख लो भाई, मोल मालूम हो गया ना, तो मोल को यहाँ रखूंगा, अटोमिक या फॉर्मूला मास से मल्टीप्लाई करूंगा, मास भी मालूम हो जाएगा। मोल मालूम हो गया ना, मोल को यहाँ रखूंगा, 22.41 से मल्टीप्लाई करूंगा, वॉल्यूम भी मालूम हो जाएगा। तो इन सिंपल
जब कभी कोई तुमसे अमाउंट मालूम करने बोले तो मोल मालूम कर लो, जान छूटी। फिर उसके बाद तुम उस मोल को मास में कन्वर्ट कर दो, वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दो, जो करना है कर दो, पहले मोल मालूम कर लो। आइए इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देखते हैं। सैंपल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 2। सही है सर। जिस न्यूमेरिकल में केमिकल रिएक्शन आ जाए, लिमिटिंग रिएक्टेंट वगैरह का जिक्र ना हो, मैं समझ जाऊंगा न्यूमेरिकल स्टीशियोमेट्री से सॉल्व करने के लिए दो स्टेप करेंगे। पहले स्टेप का नाम डेटा, डेटा बनाने के लिए इक्वेशन कॉपी पेस्ट कर देंगे। कर दी सर। कह रहे हैं व्हाट अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विल बी रिक्वायर्ड। और से बोलो दोबारा, कह रहे हैं व्हाट अमाउंट। हाँ मैंने क्या बोला था, जब अमाउंट यानी मिकदार का लफ्ज आए तो परेशान नहीं होना कि यार अमाउंट से पता नहीं क्या कैलकुलेट करने बोल रहे हैं। अब ये सल्फ्यूरिक एसिड की अमाउंट पूछ रहे हैं तो पता नहीं सल्फ्यूरिक एसिड का मोल कैलकुलेट करने बोल रहे हैं, मास कैलकुलेट करने बोल रहे हैं, वॉल्यूम कैलकुलेट करने बोल रहे हैं। तो मोल कैलकुलेट कर दो बस, बाकी अब उनका काम है, वो मोल से मास भी निकाल सकते हैं और मोल से वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। तो जब कोई कभी किसी चीज के न्यूमेरिकल में तुमसे अमाउंट पूछेगा, तुम क्या निकालोगे, मोल। ठीक है यस सर। तो सल्फ्यूरिक एसिड की अमाउंट पूछी हुई है, मोल पूछी हुई है। 6.54 ग्राम ऑफ जिंक। जिंक का मास दिया हुआ है 6.54 ग्राम, जो कि कंप्लीटली कन्वर्ट हो रहा है, मुकम्मल तब्दील हो रहा है किसमें, जिंक सल्फेट में, ये रहा, और दूसरा हाइड्रोजन में, ये रहा, अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है सर, आइए देखते हैं। सवाल ने जिंक का मिकदार, जिंक की मास कितना दिया हुआ है 6.54 ग्राम, और सल्फ्यूरिक एसिड की अमाउंट पूछी है, आई मीन सल्फ्यूरिक एसिड का मोल पूछा है। क्योंकि पूछा है, रिक्वायर्ड है, इसलिए क्वेश्चन मार्क लगा दिया। और मोल पूछा है तो मोल का यूनिट, वैसे तो मोल का कोई यूनिट ही नहीं होता, मोल खुद एक यूनिट है। बाकी सवाल ने आपके बारे में ना कुछ पूछा ना कुछ बताया, आपको सवाल ने सन्नाटे में रखा, मैं भी सन्नाटे में रखूंगा, आप भी सन्नाटे में रहिए बस। सवाल की डिमांड मुझसे ये है कि ये बताओ 6.54 ग्राम जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड की कितनी मिकदार चाहिए ये दो प्रोडक्ट बनाने में। हाँ यानी 6.54 ग्राम जिंक को कितना सल्फ्यूरिक एसिड रिक्वायर्ड है। एक जुमला याद रखना बच्चों, रिएक्टेंट रिक्वायर्ड, रिएक्टेंट टू मेक प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट को रिएक्टेंट की जरूरत होती है क्या बनाने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो ये जुमला हमेशा याद रखो बच्चों। एक तो पहली ट्रिक बताई थी, जो चीज रिक्वायर्ड होगी वो इज इक्वल टू के राइट साइड पे जाएगी। इस न्यूमेरिकल में सल्फ्यूरिक एसिड रिक्वायर्ड है तो वो इज इक्वल टू के राइट साइड पे चला जाएगा। और दूसरा जुमला, रिएक्टेंट रिक्वायर्ड रिएक्टेंट टू मेक प्रोडक्ट्स, या ऐसे कह लो, रिएक्टेंट रिक्वायर्ड रिएक्टेंट टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट। ठीक है। आइए सॉल्यूशन की हेडिंग डाल के इक्वेशन कॉपी पेस्ट कर दी। अब सवाल मुझसे डिमांड कर रहा है कि अगर जिंक 6.54 ग्राम है तो सल्फ्यूरिक एसिड की कितनी मिकदार चाहिए होगी जिंक को ये प्रोडक्ट बनाने में। मैंने कहा ठीक है, ये तो सवाल ने मुझसे पूछा ना, सवाल ने डिमांड की है। एक काम करते हैं, असल में हकीकत में केमिकल रिएक्शन के मुताबिक क्या बात चल रही है वो देख लेते हैं, फिर सवाल की बात करते रहेंगे, सवाल की बात पूछते रहेंगे, डिमांड करते रहेंगे उसकी पूरी। जिंक, पहला लेटर कैपिटल दूसरा लेटर स्मॉल, इसका मतलब ये एटम है। और जिंक एक एटम है, एटम के मास को मैं क्या बोलता हूँ, एटॉमिक मास। तो जिंक का एटॉमिक मास होता है 65.4 एएमयू, लेकिन क्योंकि मैंने इसका मोलर मास निकाला है इसलिए एएमयू की जगह यूनिट क्या लगा दिया, ग्राम। ठीक है सर। इक्वेशन के मुताबिक जिंक की मिकदार 65.4 ग्राम है और सवाल ने जिंक कितना दिया, 6.54 ग्राम, बहुत कम कर दिया मिकदार। ठीक है सर। अच्छा जी, अब सवाल ने सल्फ्यूरिक एसिड की अमाउंट पूछी थी, तो मुझे पता है अमाउंट जब पूछेंगे तो मैं मोल निकाल लूंगा। तो सल्फ्यूरिक एसिड का मोल निकाल लूँ, इक्वेशन क्या कहती है, इसका मोल कितना है। हाँ सर, आपने एक बात बताई थी, ये जो कंपाउंड या मॉलिक्यूल या एटम से पहले शुरू में नंबर लिखा होता है इसको हम मोल बोलते हैं। तो बताओ जल्दी से प्यारे बच्चों मुझे, सल्फ्यूरिक एसिड से पहले कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। ठीक है, तो इसके 1 मोल है इक्वेशन के मुताबिक, बाकी आप दोनों सन्नाटे में। तो इक्वेशन मुझे ये बता रही है कि 65.4 ग्राम जिंक को 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए प्रोडक्ट बनाने के लिए। आइए इसको लिख लेते जरा अंग्रेजी में। 65.4 ग्राम ऑफ जिंक रिक्वायर्ड, मैंने बताया था ना रिएक्टेंट को रिएक्टेंट चाहिए होता है, तो जिंक 65.4 ग्राम जिंक को रिक्वायर्ड है, चाहिए क्या चाहिए, 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है सर, ये बात तो हो गई। अब लगाएंगे रिलेशनशिप, ये 65.4 इस ग्राम से मल्टीप्लाई होता हुआ दिख रहा है, वहां जाके 1 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 1। ठीक है सर, इस तरह से इक्वेशन हो जाएगी। सही है। अब मैं देखूंगा जिंक की मिकदार सवाल ने कितनी दी है। असल में हकीकत में इक्वेशन के मुताबिक जिंक कितना है 65.4, और उसको कितना सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए 1 मोल। तो अगर जिंक की मिकदार 65.4 से 6.54 हो गई, कम हो गई, तो ऑब्वियसली सल्फ्यूरिक एसिड का मोल भी 1 से बहुत कम हो जाएगा, है ना। तो मुझे पता है पहले से कि मेरा आंसर क्या आने वाला है, 1 से कम आने वाला है। आइए देख लेते हैं। अब नॉर्मल काम कर दो, 6.5 और कितना चाहिए, इसको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर मेरा 1 से कम आएगा। देखो 1 से कम आया, बात समझ में आई प्यारे बच्चों। तो मैं उम्मीद करता हूँ तुमको इंशाल्लाह ये न्यूमेरिकल भी समझ में आया हो अल्लाह पाक के फजल से। आइए कुछ चीजें और देखते हैं। देखो, अब तो जो हम लोग स्टीशियोमेट्री के रिलेशनशिप न्यूमेरिकल कर रहे थे ना, उसमें मास मास रिलेशनशिप इस्तेमाल हो रही थी। देखो पिछले वाले न्यूमेरिकल को देखो, यहाँ कौन सी रिलेशनशिप इस्तेमाल हुई है,
क्या मतलब रिलेशनशिप सर? आपकी बात समझ में नहीं। अरे भाई बड़ी आसान सी, छोटी सी, नन्ही मुन्नी सी बात है कि स्टिशियोमेट्री में तीन तरह के रिलेशनशिप इस्तेमाल हो रहे हैं। एक है मास मास रिलेशनशिप, दूसरा है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, तीसरा है वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। मास मास रिलेशनशिप में मास दिया हुआ होता है, मास पूछा हुआ होता है। इससे पहले जितने भी न्यूमेरिकल हमने किए, ये जो न्यूमेरिकल तुम्हारे सामने स्क्रीन पर है, इससे पहले जो भी न्यूमेरिकल किए उसमें ऐसा ही था। मास दिया हुआ था, मास पूछा हुआ था, चाहे किसी का भी, तो वो मास मास रिलेशनशिप था। अच्छा, एक रिलेशनशिप और होता है जो यहाँ पे लग रहा है। मास दिया हुआ है, मोल पूछा हुआ है। यहाँ कौन सा रिलेशनशिप लगाया है बच्चों? हमने मास मोल रिलेशनशिप लगाया है। और अब जिस रिलेशनशिप से न्यूमेरिकल करेंगे ना हम, वो है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, कि मास दिया होगा वॉल्यूम पूछा होगा, या वॉल्यूम दिया होगा मास पूछा होगा। बात समझ में आई मेरी? तो स्टिशियोमेट्री में आमतौर पे जनरली तीन तरह के रिलेशनशिप होते हैं, कि मास दिया हुआ है और मास ही पूछा हुआ है, मास मास रिलेशनशिप। इससे पहले जितने न्यूमेरिकल थे सब वैसे ही थे। या मास दिया हुआ है, वॉल्यूम पूछा हुआ है, या वॉल्यूम दिया हुआ है, मास पूछा हुआ है, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। और वॉल्यूम ही दिया हुआ है, वॉल्यूम पूछा हुआ है, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। और इस न्यूमेरिकल में जो रिलेशनशिप लगा है वो मास मोल रिलेशनशिप लगा है। ठीक है, चलिए सर आइए देखते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय 22.41। ठीक है सर। यानी जब कभी मुझे वॉल्यूम मालूम करना होगा ना, मैं हमेशा मोल को 22.41 से मल्टीप्लाई करूंगा। सही है। अब तुम्हारे सामने एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। अब मैं चाहता हूं कि ना, इसमें मैं H2 के मोल्स मालूम करूं, सॉरी H2 का वॉल्यूम मालूम करूं। कैसे करूंगा सर? आपने अभी थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी कि जब कभी वॉल्यूम मालूम करना हो, मोल को 22.41 से मल्टीप्लाई कर दो। H2 के कितने मोल्स हैं? सर H2 से पहले कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब वन है, मतलब H2 के वन मोल है। तो वन को जब 22.41 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये वॉल्यूम आ जाएगा। अच्छा जी। क्लोरीन का भी यही आ जाएगा क्योंकि इसके वन मोल है। लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कितने मोल्स आएंगे? सर HCl से पहले टू है ना, मतलब इसके टू मोल्स हैं। टू को आप 22.41 से मल्टीप्लाई कर दें, ये आंसर आ जाएगा, ये इसकी वॉल्यूम आ गया। तो केमिकल रिएक्शन में भी वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? इस फॉर्मूले से, कि मोल को 22.41 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, आइए चेक करते हैं आगे। तुम्हारे सामने एक न्यूमेरिकल है स्टोइचियोमेट्रिक का, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है सर। जिस न्यूमेरिकल में केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ हो और किसी लिमिटिंग रिएक्टेंट वगैरह चीजों का जिक्र ना हो, मैं समझ जाऊंगा न्यूमेरिकल स्टोइचियोमेट्री से आया। सॉल्व करने के लिए दो स्टेप करेंगे। पहले स्टेप का नाम डेटा। डेटा बनाने के पहले इक्वेशन को कॉपी पेस्ट कर देंगे। कर दिया सर। कह रहे हैं कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस रिक्वायर्ड टू बर्न 30 ग्राम ऑफ CH4 गैस। ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम मालूम कीजिए। ठीक है सर। कितना ग्राम मीथेन दिया हुआ है? 30 ग्राम। और ऑक्सीजन का वॉल्यूम मालूम करना है, क्योंकि मालूम करना है इसलिए क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा। और वॉल्यूम मालूम करना है इसलिए वॉल्यूम का यूनिट लगाऊंगा। मुझे बताओ केमिस्ट्री में वॉल्यूम का स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है? डेसीमीटर क्यूब। वेरी गुड, माशाअल्लाह को बताया बेटा। या लीटर भी कह सकते हैं। देखो मैंने लीटर या डेसीमीटर क्यूब लगा दिया। ठीक है। तो बाकी आप दोनों को सवाल ने सन्नाटे में रखा है, सन्नाटे में रहिए। डेटा बन गया, पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप का नाम सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के लिए क्या करें? इक्वेशन कॉपी पेस्ट कर दें। सवाल मुझसे क्या डिमांड कर रहा है? जरा और से देखना बच्चों। सवाल कह रहा है कि अगर मीथेन 30 ग्राम आपको दे दिया जाए, तो बताइए ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम आपको चाहिए होगा ये दो प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। मैंने कहा ठीक है, तो सवाल आपने डिमांड कर ली, हम जरा हकीकत में इक्वेशन के मुताबिक देख लेते हैं कि क्या काम हो रहा है, क्या बात चल रही है। आप जरा थोड़ी रुकिए, फिर आपकी सवाल की डिमांड पूरी करेंगे। हकीकत में मीथेन के कितना मास है चेक कर लेते सर। कार्बन का 12 प्लस H का 1 मल्टीप्लाई बाय 4, 16 ग्राम। हकीकत में मीथेन के 16 ग्राम है। और जो आपने वॉल्यूम पूछा है ना, मीथेन का 30 ग्राम देके ऑक्सीजन का वॉल्यूम पूछा है, तो हकीकत में मीथेन के 16 ग्राम है और उसका ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना है, आइए वो कैलकुलेट करते हैं। मैंने बताया था ना वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए क्या किया जाता है। हाँ सर आपने बताया था, मोल को 22.41 से मल्टीप्लाई करते हैं। मुझे बताओ प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन के कितने मोल्स दिए मैंने? टू। वेरी गुड। इस टू को मल्टीप्लाई कर दो किससे? 22.41 से, मोलर वॉल्यूम वाला फॉर्मूले से। तो आ जाएगा इसका वॉल्यूम। बाकी आप सन्नाटे में, आप सन्नाटे में। तो हकीकत में जो केमिकल इक्वेशन मुझे बता रही है, 16 ग्राम मीथेन को 44.82 लीटर ऑक्सीजन चाहिए ये प्रोडक्ट बनाने के लिए। और उसको लिख लेते हैं कि 16 ग्राम ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड। मैंने क्या बताया था? रिएक्टेंट को रिएक्टेंट रिक्वायर्ड होता है। तो 16 ग्राम ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड 44.82 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। 16 ग्राम। ठीक है सर। अब आगे का काम तुम खुद कर सकते हो, है ना। बस ये पहले से डिसाइड कर लो कि इक्वेशन के मुताबिक अगर मीथेन 16 ग्राम है, तो ऑक्सीजन की मिकदार 44.82 होगी। और सवाल ने मीथेन को 16 ग्राम से कितना 30 ग्राम कर दिया, बढ़ा दी मिकदार। तो ऑब्वियसली मेरा वॉल्यूम भी 44.82 से बढ़ा हुआ आएगा। तो ये बात दिमाग में रखना, आंसर तुम्हारा ज्यादा आएगा।
मैंने लिख दिया। मैंने एक बात और बताई थी, जो चीज रिक्वायर्ड होती है वो इज इक्वल टू के राइट साइड पे आती है। इस बार ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, वो इज इक्वल टू के राइट साइड पे आ गया। और दूसरा जुमला क्या बोला था, रिएक्टेंट रिक्वायर्ड, रिएक्टेंट रिक्वायर्ड का लफ्ज आ गया, टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स। टेंशन, इसलिए जब प्रोडक्ट की बात होती है तो वहाँ प्रोडक्ट प्रोड्यूस प्रोड्यूस लिख रहे होते हैं शुरू के न्यूमेरिकल में। तो भाई मुझे बताओ यहाँ पे कौन सा रिलेशनशिप इस्तेमाल हुआ है। सर यहाँ मास दिया हुआ है, वॉल्यूम पूछ रहे हैं, तो मास वॉल्यूम रिलेशनशिप इस्तेमाल हुआ है। कभी कभी ऐसा होगा वॉल्यूम दिया हुआ होगा, मास पूछेंगे, तब भी वो मास वॉल्यूम रिलेशनशिप इस्तेमाल होगा। तो बाकी का काम तुम खुद करोगे आगे, और ये ध्यान में रख लेना, चेक कर लेना, तुम्हारा आंसर 44.82 से ज्यादा आना चाहिए, जो कि आएगा इंशाल्लाह। ठीक है प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है तुमको यहाँ तक तो बात समझ में आई होगी अल्लाह ताला के फजल से। अब इंशाल्लाह ताला इसको आगे बढ़ाते हैं। आइए देखें एक न्यूमेरिकल और। चलिए, बहुत मजेदार न्यूमेरिकल है। तो न्यूमेरिकल में सिर्फ केमिकल रिएक्शन है और लिमिटिंग रिएक्टेंट वगैरह किसी का जिक्र हुआ ही नहीं है। तो मतलब न्यूमेरिकल स्टिशियोमेट्री से आया। सॉल्व करने के लिए दो स्टेप करेंगे। पहले स्टेप का नाम डेटा, डेटा बनाने के लिए सबसे पहले इक्वेशन कॉपी पेस्ट कर देंगे। कर दी सर। सवाल कह रहा है कैलकुलेट द मास एंड वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ है, ये रही सर, ये रही। इसका मास और वॉल्यूम दोनों मालूम करना है, ठीक है सर। जो कि प्रोड्यूस हो रही है, बन रही है किस पे, एसटीपी पे। एसटीपी का पूरा कॉन्सेप्ट पहले मैं दे चुका हूँ। बाय द कंबस्शन ऑफ 9.6 ग्राम ऑफ मीथेन। मीथेन की कंबस्शन हो रही है, मीथेन कितनी मिकदार दी है, 9.6 ग्राम, ठीक है सर। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड का मास पूछा है, तो पूछा है इसलिए क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा। मास पूछा है, मास का स्टैंडर्ड यूनिट लगाऊंगा, क्या होता है, ग्राम। डन सर। अब पूछा है इसलिए क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा। वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम का स्टैंडर्ड यूनिट लगाऊंगा, वो क्या होता है, डेसीमीटर क्यूब या लीटर। ठीक है सर। आप सर नाटे में, आप भी सन्नाटे में। डेटा बन गया, पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप का नाम सॉल्यूशन। तो सवाल मुझसे क्या कह रहा है कि अगर मीथेन आपको 9.6 ग्राम दे दी जाए, तो बताइए 9.6 ग्राम मीथेन से कार्बन डाइऑक्साइड कितना बन रहा है। अब कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार मास में वॉल्यूम में दोनों में पूछे, हम दोनों निकाल लेंगे, ठीक है सर। तो मैंने कहा ठीक है, सही है सर, सवाल आपने डिमांड कर लिया, आप जरा चुपचाप खामोशी से बैठिए, मैं असल में देख लेता हूँ बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या कह रही है, कि कितनी मिकदार मीथेन की है और उससे कितना कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, ठीक है सर। तो इक्वेशन ये कह रही है कि मीथेन का जो मास है ना वो 16 ग्राम इक्वेशन के मुताबिक आ रहा है। सही है, मीथेन 16 ग्राम है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना ग्राम आ रहा है, आइए चेक कर लेते हैं। 12 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 2, ये तो कैलकुलेट करना आता है। तो इक्वेशन मुझे ये कह रही है कि अगर मीथेन 16 ग्राम होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम बनेगा। और मैंने कहा अगर कार्बन डाइऑक्साइड के वॉल्यूम की शक्ल में बात करी जाए, तो वॉल्यूम के हिसाब से बात की जाए, तो वॉल्यूम निकालने के लिए मोल को 22.41 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड से पहले कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब 1 है। तो 1 को मल्टीप्लाई कर दो 22.41 से, वॉल्यूम आ जाएगा। तो इक्वेशन मुझे ये बता रही है हसी हकीकत में कि अगर मीथेन 16 ग्राम होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम बनेगा। मीथेन 16 ग्राम होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड 22.41 लीटर बनेगा। ये इक्वेशन के मुताबिक है। अब सवाल की डिमांड पूरी कर देते हैं। अच्छा जी, अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, सारा काम तुम खुद करोगे। पहले मीथेन के मास के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड का मास मालूम करोगे, और मीथेन के मास के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम मालूम करोगे। बताओ इसमें एक रिलेशनशिप लग रहा है, दो सर, दो लग रहे हैं। देखो कैसे। एक लग रहा है मास मास रिलेशनशिप, मास दिया हुआ है, मास पूछा हुआ है। दूसरा लग रहा है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, मास दिया हुआ है, वॉल्यूम पूछा हुआ है। ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, मुझे जल्दी से एक बात बताओ, तुम क्या लिखोगे। सर पहली कैलकुलेशन तो मास मास रिलेशनशिप से होगी। उसमें क्या करेंगे, 16 ग्राम ऑफ मीथेन प्रोड्यूस 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बाकी नॉर्मल काम करोगे। फिर मास वॉल्यूम रिलेशनशिप लगाओगे, वहां क्या लिखोगे, 16 ग्राम ऑफ मीथेन प्रोड्यूस्ड 22.41 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है तुमको यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई होंगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट न्यूमेरिकल तुम ये वाला जो इसको आगे बढ़ाना है वो तुम खुद से करोगे इंशाल्लाह, ठीक है। यस सर। चलिए जी, अब हम नेक्स्ट क्लास में जिस टॉपिक को पढ़ेंगे ना, वो हमारा टॉपिक होगा इंशाल्लाह लिमिटिंग रिएक्टेंट वाला। बड़ा मजेदार टॉपिक है, तुम उसको देखना जरूर। अगर तुम लिमिटिंग रिएक्टेंट को समझना चाहते हो, नहीं समझ चाहते मत देखना, कोई मसला नहीं है। समझना चाहते हो तो जरूर देखना, तो मैं इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी बात, लेकिन सारा होमवर्क करने के बाद, इस टिश्यूमेट्री का, जब भी तुम्हें एक दिन का टाइम दे दिया मैंने। ठीक है, और ये सवाल तुम्हारे सामने और इस टिश्यूमेट्री का, ये भी तुम खुद कर लेना, ना हो तो मुझे बता देना मैसेज करके। ये क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहा हूँ, मैं तुम्हें करवा दूंगा इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, मैं चाहता हूँ नेक्स्ट क्लास में इस न्यूमेरिकल पे टाइम जाया करने के बजाय इस टिश्यूमेट्री स्टार्ट कर दूं। आसान सा न्यूमेरिकल है, फिर भी ना हो तो मैं हाजिर हूँ इंशाल्लाह। ठीक है, जज़ाकल्लाह, अपना ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।